Hey, what's up guys? This is गोविंद कुमार. वेलकम बैक टू मैथमेजिक विद गोविंद कुमार. और जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर. इसका नाम है, प्यारा सा नाम है, फंक्शन, यानी हिंदी में हम उसको बोलते हैं फलन. तो जैसा कि आप जानते हो, फंक्शन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन उसके साथ में एक डीप स्टडी करवाने वाला चैप्टर है. और अगर इसकी डीप स्टडी नहीं करते तो ये चैप्टर हमारे लिए एज अ माउंटेन बन जाता है और माउंट एवरेस्ट की तरह हमारे लिए दिखाई देता है, और उसको चढ़ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेकिन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स और ऐसे फंडे जिनसे आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है. तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विद द रिलेशन से. क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि रिलेशन हमने करंटली ख़त्म किया है, और करंटली अगर हम लोगों ने ख़त्म किया है तो उसके हिसाब से हमें सबसे पहले इसकी वो डेफिनेशन लिखनी चाहिए जो रिलेशन से रिलेटेड है. सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास में फंक्शन एज अ रिलेशन. सबसे पहला पॉइंट भी है हमारे लिए. हम इसमें कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे. उन पॉइंट्स पे पढ़ने के बाद में आपका फंक्शन के लिए जो भी डाउट होंगे वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे. दिस इज़ माई गारंटी. सो पहला है डेफिनेशन, अ रिलेशन इज़ अ फंक्शन. एक रिलेशन एक फंक्शन होता है. रिलेशन फंक्शन होता है इफ़ नो टू डिस्टिंक्ट, जब दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पेयर, किसके? रिलेशन के दो डिस्टिंक्ट पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. दो डिस्टिंक्ट पेयर का एक जो पहला जो एलिमेंट है वो सेम ना हो. जैसे कि हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैं. ये ऑर्डर पेयर अलग है, ये ऑर्डर पेयर अलग है, पर इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है. दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है. सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है. और उसने बोला है रिलेशन इज़ अ फंक्शन. एक रिलेशन फंक्शन होगा इफ़ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के पास में पहला एलिमेंट सेम ना हो. ठीक है. नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. और अगर सेम फर्स्ट एलिमेंट है तो हम बोलेंगे नॉट अ फंक्शन. पहली चीज. दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं. इसमें पहला एलिमेंट 1 है, इसमें दूसरा एलिमेंट 2 है, इसमें पहला एलिमेंट 3 है, इसमें पहला एलिमेंट 4 है. इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4. सब में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पर, और चारों के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो सेम है. याद रखना कि दूसरे एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. दूसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उसका हमारे फंक्शन की डेफिनेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. डजंट मैटर. ओके. सो क्योंकि यहाँ पर पहला एलिमेंट डिफरेंट है तो हम बोलेंगे इट इज़ अ फंक्शन. इट इज़ फंक्शन. तो ये हुई डेफिनेशन कि एक रिलेशन फंक्शन तभी होता है जब उसके कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो, तो हम लोग बोलेंगे वो एक फंक्शन होगा. तो यहाँ से एक बात क्लियर आती है कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शन. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर. आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर. पॉइंट नंबर 2 में मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन को, फंक्शन एज अ वर्क. फंक्शन एज अ वर्क का मीनिंग क्या है? हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में बहुत सारी मशीनें होती हैं. ठीक है. सपोज़ मैं कोई भी एक मशीन का एग्जांपल आपसे लेता हूँ. यहाँ पर सपोज़ मेरे पास में एक मशीन है. ठीक है. और मुझे पता है मशीन का ही एक फंक्शन होता है. वर्क को हम लोग फंक्शन बोलते हैं कि ये मशीन क्या फंक्शन करती है, इस मशीन का फंक्शन क्या है. तो फंक्शन से हमारा मतलब एज अ वर्क होता है. ठीक है. तो सपोज़ मेरे पास में ये एक जूसर है. ओके. एंड जूसर क्या करता है? आपके लिए जूस बनाता है. तो इसके अंदर इसको मैं नाम देता हूँ F. ओके. इसके अंदर मैं नाम देता हूँ, इसको मैं F नाम देता हूँ. अगर मैं इसको F नाम देता हूँ तो सपोज़ मैंने इसके अंदर एक टाइप का फ्रूट डालता हूँ मैं, जिसका नाम है A. ठीक है. तो जब F इसके अंदर, इस जूसर के अंदर A जाएगा, तो उसके लिए जब F के अंदर A जाएगा तो हमारे लिए आउटपुट देगा जूस ऑफ A, यानी कि A जूस. ओके. A का जूस देगा. जब इसके अंदर B जाएगा, तो बाहर क्या देगा? बाहर आएगा हमारे पास में
function of B, it means to say B जूस। ओके, अगर मैं इसके अंदर C टाइप का कोई भी फ्रूट डालता हूँ तो मुझे बाहर मिलता है FC, यानी कि इस बार F के अंदर कौन गया, C, और हमारे लिए C टाइप का जूस मिलता है। यानी जितनी भी बार मैं जो भी इसको फ्रूट देता हूँ वो उसका जूस निकाल के बाहर मुझे देता है। तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, जूस बनाना, यानी कि मेकिंग और प्रिपेयरिंग जूस। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट f of a, यानी कि जूस ऑफ a, आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑन a, मतलब जूस ऑफ a, आई एम टॉकिंग अबाउट जूस ऑफ a। सो इट मीन्स टू से कि अगर मैं इन सब को देखूं और इन सब को मैं एक साथ इकट्ठा कर लूं तो मेरे पास में ये सब इनपुट थे, ये सब क्या थे, इनपुट, और ये क्या था, आउटपुट, ये सब थे आउटपुट। इतनी बात समझ में आती है कि जब भी हम किसी भी एक मशीन को इनपुट देते हैं तो वो हमें कुछ आउटपुट देती है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इसका फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक मशीनरी है या फिर एक मशीन है। फंक्शन इज़ अ मशीन। व्हेन हम उसको एक इनपुट देते हैं तो वो हमारे लिए एक आउटपुट देता है। ओके, अब इसको हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो मान लो मेरे पास में एक फंक्शन है, यानी कि एक कोई भी एक फंक्शन है। इसका फंक्शन मीन्स मैं बात कर रहा हूँ वर्क की, यानी कि f, इसका काम है कि f इज इक्वल टू 2 टाइम्स, f इज इक्वल टू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मीन्स होता है कि ये जो भी इसके अंदर जाता है, इस फंक्शन में जाता है, उसका ये 2 टाइम कर देता है। तो इट मीन्स टू से जब इसके अंदर 2 जाएगा तो बाहर आएगा मेरे पास में 2 टाइम्स, यानी 4। इनपुट 2, आउटपुट 4। अब अगर 4 जाता है तो बाहर आता है 2 टाइम ऑफ 4, यानी कि 8। अब अगर इसके अंदर 8 जाता है तो बाहर आता है 2 टाइम ऑफ 8, यानी कि 16। सो बेसिकली f इज़ व्हाट, f इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अगर मैंने इसके टाइम किसी टाइम अगर मैंने इसमें 1 डाला होता तो बाहर आता मेरे पास में f के अंदर जब 1 गया होगा तो बाहर आया होगा मेरे पास में 2 टाइम ऑफ 1 विच इज़ 2। सो हेयर इज़ 2। ओके, तो ये वाली बात हमारे क्लियरली समझ में आती है और मैथमेटिकली हम इनको एक इस ओवल में रखते हैं। ठीक है, देन लेट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास में यहाँ पर मैं इस स्फीयर को, यानी कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इसको मैंने x बोल दिया, इसको मैंने y बोल दिया, दोनों कैपिटल हैं। सपोज हेयर इज़ अ सेट ऑफ x वेयर x1, x2, x3 एंड x4। यहाँ पर x1, x2, x3 एंड x4 जैसे एलिमेंट इस x सेट के अंदर है, और यहाँ पर मेरे पास एक सेट है बाय, जिसके अंदर बाय 1, बाय 2, बाय 3 एंड बाय 4। जब यहाँ से x1 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो बाय 1 है, x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू बाय 2 है, x3 के लिए फंक्शन की वैल्यू बाय 3 है, और x4 के लिए बाय 4 है। तो इट मीन्स टू से कि fx1 इज इक्वल टू बाय 1। ठीक है, fx4 इज इक्वल टू बाय 4, यानी कि किसी दिन अगर f के अंदर x जाता है तो आउटपुट मुझे मिलता है बाय। हेयर इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर फंक्शन, यानी कि फंक्शन को मैंने डिफाइन किया फंक्शन को मैंने डिफाइन किया x टू y। ओके, और जब f के अंदर x जाता है तो y आता है, और अगर मैं इसी चीज़ को ऊपर डिफाइन करता तो मुझे मिलता कि f के अंदर x जाता है और x से y आता है और उसकी वैल्यू होती है 2x। सो हेयर आई कंक्लूड minimum 3 points. So the first one is f
is defined in x2 by. f is defined in two sets which are x and y. So f x से y में डिफाइन है. x से y मतलब x के अंदर से मैं इनपुट लूँगा और y मेरा होगा आउटपुट. ओके, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि y इज इक्वल टू fx. ओके, एंड fx is equal to 2x. Then the third most important point is y is equal to 2x. तो एक्चुअली मैं हमारे fx और y को सेम मान सकता हूँ. Here the representation of a function starts. यानी कि f, और इसको मैं रीड करता हूँ कैसे? fx को हम रीड करते हैं फंक्शन ऑफ x. फंक्शन ऑफ x यानी कि वर्क x गया फंक्शन के अंदर और आउटपुट निकला हमारे पास में y. ओके, अब चलते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ. ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए. देन हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बाद में मैं आपको क्लियरली इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, आइए समझते हैं इसका तीसरा पॉइंट, टर्मिनोलॉजी ऑफ अ फंक्शन. टर्मिनोलॉजी ऑफ अ फंक्शन का मतलब होता है कि हम इसमें किस किस टाइप के टर्म्स को यूज़ करते हैं. तो टर्म्स को यूज़ करने के पहले हम समझते हैं कि हमारा जो फंक्शन है हमेशा x2 by डिफाइन होता है. x2 by यानी कि ज़रूरी नहीं है x2 by यहाँ पर a to b भी हो सकता है. x2 by का मतलब कोई भी दो सेट्स में डिफाइन होता है. fx दे के रखा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलो या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है. ये भी हम लोगों ने देखा. दो सेट दिए हैं, x इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 और y इज इक्वल टू 0 1 2 3 4. तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए एक मेथड जिसका नाम होता है मैपिंग मेथड, जो अभी हम लोगों ने सीखा. ठीक है, इसमें दो अंडे के आकार के गोले बनाते हैं आप लोग. इसमें आप लिखते हो -2 -1 0 1 2 और इसको नाम देते हो आप x. इसको नाम देते हो आप y और इसके अंदर की सारी वैल्यूज़ को आप बोलते हो y1 y2 y3 जो कि स्मॉल होती हैं. ठीक है, इसके अंदर की जितनी वैल्यू होती है उनको बोलते हो आप x1 x2 x3 स्मॉल वाले. ठीक है, यहाँ से 0 1 2 3 एंड 4 और इससे लेकर के यहाँ तक एक फंक्शन काम कर रहा है और इस फंक्शन का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये इस फंक्शन का नाम है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब f के अंदर x गया तो उसने x का स्क्वायर कर दिया. अब सपोज f के अंदर -2 गया तो -2 का स्क्वायर होगा और -2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है. ठीक है, अगर इसके अंदर -1 गया तो आपके पास -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा. इसका मतलब कि 2 के लिए हम बोलते हैं कि 2 के लिए वैल्यू है फंक्शन की 4, -1 के लिए वैल्यू है 1. 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और 1 का स्क्वायर अगेन 1 होता है और 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है. ओके, ये हो गई हमारे पास में मैपिंग मेथड. अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी. तो पहली चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं x और y को. ठीक है, x और y हमारे दो सेट है, फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया है. अब इसमें आप देखिए कि ये 2 और 3 को तो एरो लगे ही नहीं है, बट बाकी ये सबके ने एक एक तीर मार लिए सबको जिसको मारना था. ओके, तो अब आप देखोगे कि जिसने जहाँ पर x के अंदर जो भी वैल्यूज़ बैठी हुई हैं इनको हम लोग नाम देते हैं डोमेन. यानी कि x को क्या नाम दिया हमने? डोमेन. ठीक है, यहाँ पर जिसको तीर पड़े हैं यानी कि 0 1 4 0 1 एंड 4 इनको हम लोग बोलते हैं
रेंज। एंड ये जो बाय है इसको हम लोग बोलते हैं को डोमेन। ओके, मेथड का नाम क्या बताया था मैंने आपको? मैपिंग मेथड। ठीक है, इसका बहुत यूज़ होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा बार इसको यूज़ करेंगे, इसलिए इसको भूलना नहीं है ना। इसको हम लोग लिखने का तरीका तो पता ही है, F2 है ये। ठीक है, F(2) है। देन अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, सिंस F(2) इज इक्वल टू क्या है? F(2) हमारे लिए मिलता है 4 एंड F(-2) हमारे लिए मिलता है 4। तो इन दोनों को अगर मैं रिलेशन फॉर्म में लिखूंगा तो आपको पता है कि मैं इसको लिखूंगा 2 4 एंड -2 4। और हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं रिलेशन में कि एनी रिलेशन इज अ फंक्शन इफ इट डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर विथ सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 2 है, और दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, फर्स्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। और अगर फर्स्ट जो एलिमेंट है अलग अलग हैं तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये सेम है, और अगर सेम नहीं है तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, एक 2 है और एक -2 है। ओके, अब आगे की टर्मिनोलॉजी को समझिए। जैसे कि ये 2 है और ये वाला जो 2 है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। और ये जो आपको 4 दिख रहा है, ये 4 एंड ये 4 जो बाय होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ व्हाट? प्री इमेज की इमेज, यानी 2 की इमेज 4 है एंड -2 की इमेज भी 4 है, यानी इस 2 की इमेज यहाँ मिलेगी और इस 2 की इमेज भी यहाँ मिलेगी, यानी कि -2 के सामने उसकी इमेज और इस 2 के सामने उसकी इमेज, यानी -2 अपनी इमेज को तीर मारता है, 2 अपनी इमेज को तीर मारता है, -1 अपनी इमेज को तीर मारता है, +1 अपनी इमेज को तीर मारता है। ओके, सो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ प्री इमेज इज इक्वल टू इमेज। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे एक सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आपका फंक्शन का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं। सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमने उसका बेसिक पूरा जान लिया है, तो अब हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि f यानी कि फंक्शन x2 बाय कैपिटल होना चाहिए, या फिर आप क्योंकि सेट है वो, इज कंसीडर्ड एज फंक्शन इफ, उसको हम फंक्शन कंसीडर करते हैं इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन पता है आपको, सेट x हैज exactly one output in कोडोमेन, जिसको हमने बोला था सेट बाय, यानी कि बाय में उसका एक आउटपुट होना चाहिए, यानी कि फंक्शन x2 बाय इज कंसीडर्ड एज फंक्शन, उसको हम फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट, यानी कि हर एक एलिमेंट इन डोमेन सेट x में हैज़ एग्जैक्टली 1, यानी कि एक आउटपुट तो होना ही चाहिए आपका बाय में, तभी हम बोलेंगे कि वो एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ 1 2 3 ABC जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ 1 A से रिलेटेड है, 2 B से रिलेटेड है,
3 C से रिलेटेड है, यानी 1 के लिए आउटपुट A है, 2 के लिए आउटपुट B है, 3 के लिए आउटपुट C है, तो मैं बोलूँगा कि ये एक फंक्शन है क्योंकि हर एक इनपुट के लिए यहाँ पर एक आउटपुट है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि A B C, यहाँ पर X by Z, सपोज A रिलेटेड है X से, B भी रिलेटेड है X से और C रिलेटेड है Y से। तो अब आप देखोगे कि A के लिए भी आउटपुट है, B के लिए भी आउटपुट है, C के लिए भी आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर डोमेन में कोई भी छूटा नहीं है, और डोमेन में अगर कोई भी नहीं छूटा है तो हम बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि उसने डोमेन में ना छूटने की बात कही है, आउटपुट की बात करिए कि आउटपुट होना ही चाहिए डोमेन का। उसने ये थोड़ा ना बोला कि सब कि आउटपुट में आपके लिए सारे के सारे, यानी कि जो भी है उसके लिए भी एक इमेज होनी चाहिए। उसने क्या बोला है कि सारे के सारे जो डोमेन है उनके लिए एक आउटपुट होना चाहिए, तो सबके लिए आउटपुट है। हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, 1 2 3। यहाँ मैं लिखता हूँ A B, 1 के लिए A, 2 के लिए B, बट 3 के लिए कुछ है ही नहीं। और अगर 3 के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर आउटपुट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, देन एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 और A B और C। अब आप देखोगे कि 1 A से रिलेटेड है, 2 B से भी रिलेटेड हो गया और इससे भी C से भी रिलेट हो गया। अब 2 अकेले की 2 आउटपुट हो गया। उसने बोला है एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट X हैज़ एग्जैक्टली 1। उसने बोला है एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए, और एग्जैक्टली 1 नहीं, यहाँ पर कितने आउटपुट हैं, 2 आउटपुट, 2 आउटपुट, और 2 आउटपुट मतलब नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आ गया वो फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन नहीं है। अब आपके लिए सबसे मेन चीज़ आती है किसका, रिप्रेजेंटेशन, किसका, फंक्शन का। तो इसको फंक्शन को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल टू fx से, बट ज़रूरी नहीं है कि f ही हो, हम इसको gx लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं, hx लिख सकते हैं, डिपेंड करता है वो किसका फंक्शन है। अगर वो सर्किल के लिए फंक्शन है तो हम लोग बोलेंगे रेडियस इज़ अ फंक्शन। अगर वो एक किसी g के लिए है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ g, या फिर g ऑफ x, h ऑफ x, यानी डिपेंड करता है कि फंक्शन किसके लिए काम कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो एक को f बोल दो, दूसरे को g बोल दो, तीसरे को r बोल दो, फिर h बोल दो, जो आपका मन करे आप फंक्शन को उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट फंक्शन विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू fx, जिसमें आपके लिए y बताएगा कि ये एक इमेज है, यानी कि ये आउटपुट है, और f के अंदर ऑलवेज x एक वेरिएबल है, यानी फंक्शन किस वेरिएबल के लिए काम कर रहा है, x के लिए। अगर फंक्शन a के लिए काम करता है तो यहाँ पर a होगा, फंक्शन b के लिए काम करता है तो यहाँ पर b होगा, फंक्शन अगर किसी व्यक्ति के लिए काम करता है तो यहाँ पर वो आदमी आएगा, यानी कि यहाँ पर वो इनपुट है जिसके लिए फंक्शन काम कर रहा है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन बेसिकली है क्या, किसके लिए काम करता है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम।